बजट में क्या कुछ तकनीकी बारीकियां हैं, लेकिन पहले अपने दर्शकों को लिए चलते हैं। हमारी सहयोगी वंदना झा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है दूसरे स्टूडियो से। वंदना, जरा बताइए, आम आदमी को क्या मिल रहा है इस बजट से? क्या सस्ता हो रहा है, क्या महंगा हो रहा है? जाहिर तौर पर अखिलेश, इस बजट पर सबकी नजर टिकी हुई थी कि आखिर इस बजट में क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा, खासकर मध्यम वर्गीय परिवार की। तो सबसे पहले दर्शकों के लिए बताते हैं कि आखिर सस्ता क्या क्या हुआ है। मोबाइल से ड्यूटी घटाई गई है, यानी कि मोबाइल अगर अब आप खरीदते हैं तो मोबाइल आपको सस्ता मिलेगा। और खासतौर से अपने देश में जो मोबाइल बने हैं, खासतौर से उनकी ही बात यहां पर हो रही है, जो अपने देश में मोबाइल बने हुए हैं, उन्हें अगर आप खरीदते हैं तो एक्साइज ड्यूटी उस पर कम की गई है और इसलिए ये मोबाइल अब आपको सस्ता मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपको बाइक खरीदनी है तो फिर ये भी आपको सस्ती मिलेगी, यानी कि दोपहिया वाहन जितने भी होते हैं अगर वो आप खरीदते हैं तो उस पर भी एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है और ये भी अब आपको सस्ती मिलेगी। सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, बल्कि इसके आगे भी कुछ और सौगात यहाँ पर आम लोगों के लिए मिली है। टीवी की अगर बात करें तो टीवी भी अब आपको पहले से कुछ सस्ती जरूर मिलेगी। एक्साइज ड्यूटी कम होने की वजह से टीवी पर भी आपको कुछ रुपयों की बचत जरूर होगी अगर आप अब टीवी खरीदना चाहते हैं। यानी कि इस बजट के बाद, बेशक 4 महीने का ये बजट है, लेकिन ऐसे में अगर आप छोटी कार आप खरीदना चाहते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लिहाज से ये काफी अहम हो जाता है। अगर वो छोटी कार खरीदना चाहते हैं तो अब ऐसी कारें आपके लिए सस्ती होगी। कुछ हजार रुपए आप जरूर बचा सकते हैं और इतना जो आप अब तक महंगाई के शिकार हो रहे थे उसमें आपको थोड़े पैसे जो बचेंगे सस्ती कार खरीदने में, वो राहत जरूर पहुंचा सकते हैं। वहीं अगर आप एसयूवी खरीदना चाहते हैं तो इसमें भी आपको जरूर बचत होगी, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी 30% से घटाकर यहाँ पर 24% कर दी गई है। यानी कि एसयूवी कार की अगर आप शौकीन है, खरीदना चाहते हैं तो इसमें भी आपको बचत होगी। और देसी साबुन अगर आप इस्तेमाल करते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो ये भी अब आपको पहले के मुकाबले काफी सस्ता मिलेगा। इस तरीके से आपको बता दें कि जितने भी देश अपने देश में बनी हुई चीजें, खासतौर से मोबाइल की बात कर ले या फिर साबुन की बात कर ले, ये आपको कम दाम पर मिलेगा। इसके साथ ही कार की बात कर ले या फिर फ्रिज की बातें कर ले, वो सब भी आपको सस्ते मिलेगी। लेकिन अंतरिम बजट की ये जो बड़ी बात है वो हम आपको बता रहे हैं। नया जमीन अधिग्रहण कानून इसमें बनेगा। 10 साल में 10 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य यहां पर रखा गया। नौकरी एक बड़ी समस्या थी भारत के लिए और ये एक अच्छी बात इस बजट में रखी गई है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर हिमाचल उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ का फंड भी दिया गया है। और इसके साथ सेना में अगर एक ही रैंक है तो एक रैंक के लोगों के लिए एक ही पेंशन आवंटित किया जाएगा। और साथ ही साथ रक्षा बजट को यहाँ 10% तक बढ़ाया गया है। पेंशन के लिए 500 करोड़ का आवंटन भी किया गया है। अंतरिम बजट की ये बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। 11,009 करोड़ सशस्त्र बलों के लिए और 8,000 से ज्यादा महिला बैंक ब्रांच भी खोले जाएंगे। इसके साथ ही पिछड़ी जाति के लिए 200 करोड़ की उद्यम पूंजी भी यहाँ पर रखी गई है। स्किल डेवलपमेंट के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 5.55 हजार करोड़ रुपए अगले साल का योजना खर्च होगा। और इसके साथ अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए 3,711 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं रेलवे के लिए 29,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए भी 82,202 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं सब्सिडी के लिए 246 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये अंतरिम बजट की बड़ी बातें थी। सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी अखिलेश आनंद के पास, जिनके साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़े हुए इस बजट पर चर्चा के लिए। अखिलेश, शुक्रिया वंदना इस जानकारी के लिए। अंशुमन तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस दौरान, और मेरा एक सवाल भी आपसे। चुनावी बजट कह सकते हैं इसे? चुनावी बजट भी कह सकते हैं आप, लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। जैसे जिन चीजों का जिक्र वंदना कर रही थी, खासतौर से खर्च की, ये इतना डिसअपॉइंटिंग बजट है कि वित्त मंत्री को एक कहना पड़ा कि पिछले पूरे साल में उन्होंने जितना प्लान एक्सपेंडिचर रखा था उतना वो खर्च नहीं कर पाए। आश्चर्यजनक है कि चुनाव में जाने वाली सरकार जिसको जो इतने बड़े वादे कर रही थी, वो अपना पूरा प्लान एक्सपेंडिचर भी खर्च नहीं कर पाई है। ये वित्त मंत्री के पूरे वित्तीय प्रबंधन पर एक बड़ा सवाल उठाता है। हालांकि कि इसके पीछे वो रणनीति भी दिखाई देती है कि उन्होंने सारा का सारा प्लान एक्सपेंडिचर रोक के रखा और उससे फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल किया। लेकिन शायद जो आपको ग्रोथ में गिरावट दिखाई दे रही है या जो सरकार के खर्च में मेजर गिरावट दिखाई दे रही है, उसकी जिम्मेदारी भी उन पर डाली जाएगी, क्योंकि यही वो प्लान एक्सपेंडिचर था जो शायद पिछले 6 महीनों में ग्रोथ ड्राइव कर सकता था, जिस ग्रोथ को उन्होंने खुद रोकने की कोशिश की। एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि
पूरा का पूरा जो सब्सिडी कंट्रोल मैकेनिज्म जिसको उन्होंने अपने सुधार का सबसे बड़ा झंडा बनाया था पिछले 6 महीनों में 8 महीनों में, हमें दिखाई देता है कि सब्सिडी बिल में कोई मेजर कमी नहीं हो पाई और सरकार आमतौर पर सामान्य रूप से इतने सारे सुधारों के बावजूद सब्सिडी को नियंत्रित करने में असफल रही है। इसलिए जहां तक पूरी की पूरी फिस्कल डेफिसिट की सफलता का सवाल है, वो सफलता उस कीमत पर आई है जिसमें कि ग्रोथ को कुर्बान किया गया है। और शायद ये जो ट्रेड ऑफ है, ये ट्रेड ऑफ आने वाले समय में अगले 6 महीने में देश में और बड़ी चुनौतियां पैदा करेगा। हालांकि वित्त मंत्री ने यह कहने की कोशिश की कि सेकंड हाफ में ग्रोथ पिकअप करेगी, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस पर भरोसा नहीं होगा क्योंकि जितना जबरदस्त एक्सपेंडिचर स्क्वीज दिखाई दिया है पिछले 6 महीनों में, उसके मुताबिक अगर उसका लैग इफेक्ट आप देखें तो इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। कुछ और चीजें जिनको मैं संकेत में लाना चाहता हूं, जो चीजें वित्त मंत्री ने कहने की कोशिश की और जैसे जो आमतौर पर बजटों में एक आंकड़ों का पूरा जाल बनाया जाता था, एक बड़ा इंटरेस्टिंग तर्क आज इस बार वित्त मंत्री लेकर आए कि भारत की ट्रेंड ग्रोथ को उन्होंने आधार बनाया और उसके आधार पर कहा कि यूपीए के 2 कार्यकाल की ग्रोथ सबसे अच्छी रही। मुझे नहीं लगता ये किसी के गले ये तर्क उतरेगा। सच्चाई ये है कि यूपीए सरकार भारत में डिकेडल सबसे लोएस्ट डिकेडल ग्रोथ पर देश को छोड़कर जा रही है। आप ट्रेंड ग्रोथ से अगर कंपेयर करेंगे कि भारत की पिछले 10 सालों में भारत की औसत ग्रोथ के आधार पर भारत की ग्रोथ कितनी रही, तो ये कहा जा सकता है, लेकिन ग्रोथ के लिहाज से ट्रैक रिकॉर्ड। मेरा एक सवाल है दरअसल आनंद प्रधान जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, जब वित्त मंत्री अपना भाषण पढ़ रहे थे उस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई कम हुई है। कहीं आंकड़ों की बाजीगरी तो नहीं कर रहे हैं वित्त मंत्री? क्योंकि आप भी बाजार जाते होंगे, मैं भी जाता हूं, जब हम लोग सामान खरीदने जाते हैं तो कीमतें तो करीब करीब वही हैं। देखिए, निश्चित तौर पर असल में जो महंगाई के आंकड़े हैं वो पिछले साल की तुलना में देखे जाते हैं। अच्छा। और इसीलिए हमेशा उसमें आंकड़ों के बारे में कहा ही जाता है कि वो एक तरह से झूठ, महाझूठ और उसके बाद आंकड़े, है ना, लाई, डैम लाई एंड स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स से वो बात सामने नहीं आती है। निश्चित तौर पर जो आम जरूरत की चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, वो महंगी हैं। हालांकि उनमें पिछले कुछ दिनों में और खास करके एक ऐसे समय में जब 263 मिलियन यानी 26 करोड़ टन अनाज का उत्पादन हुआ है, रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 4.6 है, जिसने शायद काफी हद तक इस साल के ग्रोथ को बचा लिया है। तो उसके आधार पर अगर देखें तो मैं समझता हूं कि अगर फूड मैनेजमेंट अच्छा हो तो निश्चित तौर पर इन्फ्लेशन के लेवल पर राहत मिल सकती है और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस कम किए हैं उसका भी असर लोगों तक पहुंचेगा अगर ये सही तरीके से लागू होता है और कंपनियां इस लाभ को लोगों तक पास ऑन करती हैं। तो मैं समझता हूं कि इस सरकार के लिए पिछले 5 साल में 2009 में जब वो चुनाव में जा रहे थे और जब वो बजट पेश कर रहे थे तब भी उस समय महंगाई दर बहुत ऊंची थी और पिछले 5 साल से लगातार लगभग डबल डिजिट महंगाई दर रही है। और इसने ये आप कहिए कि इन चुनावों में सबसे बड़ा एक चुनावी मुद्दा होगा जो भ्रष्टाचार के बाद वो महंगाई है और महंगाई पर इस सरकार की फेलियर साफ दिखाई पड़ती रही है। वो आखिर में आकर के भले कहें कि अब महंगाई दर गिर रही है, लेकिन शायद पब्लिक मेमोरी से महंगाई की जो मार रही है पिछले 5 साल की उसको मिटा पाना आसान नहीं होगा, नामुमकिन है, मुश्किल होगा। अंशुमन जी, अब सवाल ये भी है, आपने देखा किस तरीके से अर्थव्यवस्था को लेकर वित्त मंत्री ने एक पूरा खाका खींचा। बड़ी तस्वीर क्या कहती है अगर मैं नेगेटिव पहलू की खासतौर पर बात करूं? बड़ी तस्वीर 2 हैं। पहली बड़ी तस्वीर यह है कि वित्त मंत्री ग्रोथ पर पिछले 1 साल में कुछ नहीं कर सके और पिछले बजट से अगर इस अंतरिम बजट के बीच में देखा जाए तो ग्रोथ के मोर्चे पर सरकार कुछ नहीं कर सकी और शायद वो जो ट्रेड ऑफ करने की कोशिश कर रही थी उस ट्रेड ऑफ में उसने ग्रोथ को कुर्बान किया है। दूसरी बड़ी तस्वीर यह है कि सब्सिडी का बर्डन कम करने में किसी भी स्थिति में कोई बड़ा काम नहीं हो सका। 2.5 लाख करोड़ की सब्सिडी बड़ी चुनौती है। इसलिए जो सारे के सारे स्पिल ओवर एक्सपेंडिचर हैं वो अगली सरकार जो आएगी उसके सर पर जाएंगे और अगली सरकार के लिए फिस्कल मैनेजमेंट बड़ी चुनौती होने वाला है। ये एक बड़ी तस्वीर उभर के सामने आती है। लेकिन इसके पीछे का एक पहलू यह है कि वित्त मंत्री ने यह बताने की कोशिश की, शायद उन्होंने प्रीएम्प्ट करने की कोशिश की कि अगर कांग्रेस पार्टी कल अपना चुनाव घोषणा पत्र लिखेगी चुनाव से पहले तो वो किन आर्थिक मुद्दों को छूने की कोशिश करेगी। इस हिसाब से अगर आप इसे देखिए तो इसका जो राजनीतिक संदेश है या जो निवेशकों के लिए संदेश है, वे निवेशक जो भारत में के चुनावों की दृष्टि से आने वाली आर्थिक नीतियों को परखने की कोशिश कर रहे हैं, उसके जो संदेश है वे संदेश इसमें कुछ स्पष्ट रूप से मुखर होते दिखाई दे रहे हैं। आपने राजनीतिक संदेश का जिक्र किया है तो अपने दर्शकों को जरा सुनवा देते हैं राजनीतिक गलियारे से किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं इस बजट को लेकर। सुनिए। सुनवाएंगे आपको फौरन क्या कुछ कहा जा रहा है अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। लेकिन एक बार जरा सरसरी तौर पर नजर डाल लीजिए क्या क्या चीजें सस्ती हुई हैं। आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर जो आपसे जुड़ी हुई चीजें हैं, छोटी कारें जो है सस्ती हो जाएंगी अब। इसके अलावा टीवी, मोबाइल जो हिंदुस्तान में बनेंगे वो भी आपको सस्ते मिलेंगे। मिल जाए तो ये कुछ मिलने वाला इनको फायदा है नहीं,
जैसे छात्रों के लिए उन्होंने केवल जो इंटरेस्ट है तो उसको कहा कि वो उसको सरकार वहन करेगी, लेकिन मूलधन कौन देगा? तो इसमें कुछ नयापन कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने प्रयास तो किया है कि इसको पॉलिटिकल चुनावी इसको बजट बनाया जाए, लेकिन इससे कुछ इनको फायदा मिलने वाला नहीं है। राहुल आनंद जी, आपने सुना, बड़ी दिलचस्प बात है मायावती ने कही कि ब्याज जो है सब्सिडी की बात तो कर रहे हैं वित्त मंत्री, लेकिन मूलधन कौन देगा? क्या इसका विकल्प था सरकार के पास? देखिए, मैं समझता हूं कि अपने आप में जो एजुकेशन लोन है वो एक बहुत बड़ी समस्या है इस समय, और जो वास्तव में बहुत सारे जरूरतमंद छात्र हैं उनको नहीं मिल पाता, और जिनको मिल रहा है वो उसका लोन का इंटरेस्ट और उसका मूलधन दोनों, बिल्कुल सही सवाल उठा रही थी। और खास करके एक ऐसे समय में जब पिछले 2 साल से एक तरह से अर्थव्यवस्था के नीचे जाने के कारण नई जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही थी, बड़े पैमाने पर रिट्रेंचमेंट हुआ था, उस समय इस तरह के एजुकेशनल लोन को चुका पाना सचमुच में बहुत मुश्किल थी। और ये भी बात गौर करने वाली है कि उस समय जब बैंकों का एनपीए बढ़ रहा हो, और खास करके एनपीए इसलिए बढ़ रहा हो कि बड़े पैमाने पर जो औद्योगिक क्षेत्र है वो अपने कर्जों को चुका पाने की स्थिति में नहीं है, या डिफॉल्ट कर रहा है, या कहीं पर विलफुल डिफॉल्ट है, उसकी तुलना में आप नौजवानों से, और खास करके नौजवान वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक तरह से उस पर मॉरेटोरियम लगा करके, उसके लोन के खास करके ब्याज पर मॉरेटोरियम लगा करके और उसकी सब्सिडी देने की बात करके चिदम्बरम ने कोशिश की है कि उस नौजवान तबके में घुसने की कोशिश की जाए। मायावती ने बिल्कुल ठीक सवाल उठाया कि भाई सवाल केवल उनके इंटरेस्ट का नहीं और 1 साल के मॉरेटोरियम का नहीं है, बल्कि यह है कि उनको राहत बड़े पैमाने पर कैसे दी जाए, और खास करके जब जॉब क्रिएट नहीं हो रही। हमने लोन तो इसलिए लिया था इस उम्मीद में कि हमें जॉब मिलेगी, और जॉब अगर नहीं मिल रही है, और अगर पेइंग जॉब नहीं मिल रही है, रिट्रेंचमेंट्स हो रहे हैं, तो उसमें भरपाई हमें कहीं ज्यादा बड़े पैमाने पर करनी पड़ेगी। और शायद मूलधन में भी अगर चिदम्बरम साहब अगर आधा माफ कर देते, 50% माफ करते, जैसे किसानों के मामले में उन्होंने एक बड़ा कर्ज माफी की थी, या जैसे उद्योगपतियों के मामले में भी जो एनपीए बढ़ता है या डिफॉल्ट को एक तरह से माफी किया जाता है, तो इस तरह से छात्रों को भी ये राहत देनी चाहिए थी, मैं समझता हूं। बिल्कुल। और इस बजट से उद्योग धंधों के लिए क्या संकेत है, ये भी एक बड़ा सवाल है।